आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के क्रम में आपको वाङ्मय 18 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, अध्याय 1, मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, पृष्ठ 1.35 से आपको कुछ विशेष जानकारियां देते हैं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों द्वारा। मित्रों, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की अद्भुत और अति मानवीय क्षमता। एस्ट्रोलॉजिकल correlations with the ductless glands नामक ग्रंथि में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की इंटीरियर स्टार्स, आंतरिक ग्रहों के रूप में चर्चा की है और लिखा है कि जिस प्रकार सौर मंडल के विविध ग्रह परस्पर एक दूसरे के सहयोग में सूर्य परिवार की स्थिति को संतुलित बनाए हुए हैं, उसी प्रकार डक्टलाइन्स ग्लैंड शारीरिक और मानसिक संतुलन के विभिन्न प्रयोजन मिलजुल कर पूरे करते हैं। सौरमंडल के ग्रहों और शरीरगत हार्मोन्स केंद्रों की प्रकृति की तुलना करते हुए संगत बिठाई गई है। सूर्य को आज्ञाचक्र, पिनियल ग्लैंड, ए चंद्र के पिट्यूटरी से, बृहस्पति से, एड्रिनल से, बुध से, थायराइड से, शुक्र से, थायस से, मंगल को पैराथायराइड से संबंधित बताया गया है। ग्रहों का प्रभाव भौतिक जगत के पदार्थ अणुओं पर भी पड़ता है और चेतन जीवाणुओं पर भी। इसी प्रकार हमारे शरीर के क्रियाकलाप पर ही नहीं, भाव संस्थान पर भी यह ग्रंथियां प्रभाव डालती हैं। ऑकल्ट एनाटॉमी के लेखक ने इन ग्रंथियों का उल्लेख ईथर सेंटर्स के रूप में किया है और उनके उद्दीपन को अंतर्ग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। पृथ्वी के जड़ परमाणु और चेतन जीवाणु दोनों ही अपनी हलचलों से अंतरिक्षीय अवघर्षण प्रभाव ग्रहण करते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी किन्हीं अतीन्द्रिय सत्ताओं के साथ संबद्ध प्रतीत होती हैं। उनकी स्फुरणा में हलचलें ही नहीं, संवेदनाएं भी विद्यमान है। इसलिए प्रतीत होता है साथियों, इसलिए प्रतीत होता है किन्हीं अज्ञात चेतना केंद्रों से, इन ग्रंथियों के माध्यम से मनुष्य को कुछ असाधारण अनुदान मिलता रहता है। डॉक्टर चार्ल्स आर स्टॉकर्ड की शोधों के आधार स्नेहशीलता, मोह, ममता एवं उदार संवेदनाओं का संचालन ग्लैंडोक्रेंसी ग्रंथि प्रणाली द्वारा ही होता है।
यदि उनकी सरसता कुंठित हो जाए तो फिर मनुष्य रूखा, नीरस ही नहीं निष्ठुर बनता चला जाएगा। डॉक्टर हेजेल अपनी ग्रंथ गनाटॉमी ऑफ इमोशंस में जीवन रस प्रोटील पज की विवेचना करते हुए लिखा है, यह चेतना स्फुलिंग मात्र प्राणों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नहीं वरन किसी महान आत्म व्यंजना के लिए है। उनमें शरीर मात्रा के क्रियाकलाप को चलाने की ही नहीं, चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाने और उसे दिव्य फलों से फलित करने की भी संभावना भरी पूरी है। क्रिया की भावना को और भावना को क्रिया में बदलने की विचित्र संगत ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन रस मूलतः जड़ नहीं है, वह उतना ही आध्यात्मिक भी है जितना कि भौतिक। ग्लैंड्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक डॉक्टर ईवो ने मनुष्य की मनोवृत्तियों पर अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का भारी प्रभाव अधिकार सिद्ध करते हुए नेपोलियन बोनापार्ट्स का उदाहरण दिया है और लिखा है कि वह वाटरलू की लड़ाई में इसलिए हारा कि उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि विकृत हो गई थी। यह समय पर उचित निर्णय करने में लड़खड़ा गया, इधर उधर की सोचता रहा और मौका हाथ से निकल गया। उस असमंजस पिट्यूटरी की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुए मानसिक अस्त व्यस्तता के कारण उपस्थित हुआ। प्रमाण से डॉक्टर ईवो के नेपोलियन के मृत शरीर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। प्रमाण से उसमें उसकी पिट्यूटरी ग्रंथ खराब हो जाने का विवरण संलग्न है। साथियों, गूढ़ शरीर विज्ञान ऑकल्ट एनाटॉमी के अनुसार शरीर से प्रत्यक्ष काम कर रहे अवयव ही सब कुछ नहीं वरन उनके भीतर काम कर रही सूक्ष्म सत्ता ही जीवन का प्रधान स्रोत है। शरीर शास्त्र की पकड़ से वे रहस्य अभी बहुत दूर है, जो वस्तुतः जीवन के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस दृष्टि से हमारा शारीरिक ज्ञान अभी अत्यंत अपूर्ण ही माना जा सकता है। मित्रों, अंतःस्त्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियों का ही ले, उनके द्वारा अत्यंत स्वल्प मात्रा में रस स्त्रवित होकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन ग्रंथियों का विकास कैसे होता है? उनमें परिवर्तन क्यों उत्पन्न होते हैं? स्त्रवित होने वाले रसों के स्तर में अंतर किस कारण उत्पन्न होता रहता है? इन स्त्रावों का शरीर पर आश्चर्यचकित करने वाला प्रभाव किस तरह पड़ता है? यह सभी प्रश्न अनिर्णयी स्थिति में पड़े हैं। केवल इन ग्रंथियों और रसों का प्रभाव शरीर पर क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मिली है। क्यों होता है, इसके प्रश्न का उत्तर देने में अभी सर्वत्र स्तब्धता ही छाई हुई है। मित्रों, पिछले दिनों इतना भर समझा जाता रहा है कि एंडोक्राइन ग्रंथियों से जो हार्मोन टपकते हैं वे समय समय पर अथवा स्थायी रूप में समस्त शरीर पर एवं उसके किसी अंग विशेष पर
विलक्षण प्रभाव डालते हैं। पर अब बात एक कदम और आगे बढ़ गई है और पाया गया है कि न केवल मनुष्य के स्वभाव पर वरन उसके गुण कर्म पर भी इन स्त्रावों का प्रभाव पड़ता है। बाजीगर की उंगलियों में बंधे कठपुतली से विविध विधि से अभिनय कराते हैं। बाजीगर उंगलियों में बंधे कठपुतलियों से विविध विधि से अभिनय कराते हैं। यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से किसी अदृश्य बाजीगर की उंगलियां मालूम पड़ती हैं और टपकने वाले हार्मोन धागों की भूमिका संपादित करके मनुष्य को विविध विधि नृत्य अभिनय करने के लिए विवश करते हैं। कहा गया है कि मनुष्य मात्र कठपुतली है, ईश्वर की बनाई हुई कृति है, सारी डोर उसके हाथ में है। तो ठीक ही तो कहते हैं, विज्ञान भी इसको मानता है, ऐसा लगता है। मनुष्य कठपुतली की तरह खिलौना बना हुआ पर प्रेरित उछल कूद करता रहता है, कहीं और से उसे प्रेरणा दी जाती है। मित्रों, अंतःस्त्रावी तंत्र संस्थान स्फिरना शरीर विज्ञानियों के लिए चिरकाल से सिरदर्द बना हुआ है। एनाटॉमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट एक मान्यता व्यक्त करते रहें तो थोड़े ही समय बाद उसका प्रतिपादन करना पड़ता है। रहस्यों का पर्दा ऐसा जटिल है जो उभरते फिर उलझ कर रह जाता है। यूं फ्रांस के शासक लुई 15वें के शासनकाल में शरीर थ्यूफाइल ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हो ना हो कोई अद्भुत रस तंत्र शरीर में काम करता है जो अवयवों के सामान्य गतिक्रम में अप्रत्याशित व्यवधान उत्पन्न करके रख दिया करता है। इटली के शरीरवेत्ता यूस्टिथियास ने सन 1563 में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के संबंध में एक व्यवस्थित कल्पना प्रकाशित कराई थी। इसके बाद छुटपुट रूप से वोडेक्स विज्ञान संस्थान मुजेनियल ग्लैंड्स पर प्रकाश डाला और 1850 में ब्रिटिश के डॉक्टर कर्लिंग ने और पेरिस से डॉक्टर एरी ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे सिद्ध होता था कि अंतःस्त्रावी अकिंचन स्त्राव बिंदु किस तरह मनुष्य के काय संस्थान को किस आश्चर्यजनक रीत से प्रभावित करते हैं। यह शोध क्रमशः बढ़ता ही चला गया। इस संबंध में अभी हाल में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर लुइस वर्मेन का एक निबंध ग्लैंड्स रेगुलेटिंग पर्सनालिटी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ग्रंथियां नाम से प्रकाशित किया है। लेखक का कथन है शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो देखने में बहुत छोटी होते हुए भी कार्य की दृष्टि से अजा महत्वपूर्ण है। शरीर के विकास चयापचय पर तो उनका प्रभाव है ही, उनके कारण मानसिक संतुलन भी बनता बिगड़ता है। मानसिक संतुलन, यह स्त्राव विकृत होकर किसी को धकेल सकते हैं अथवा सन की विक्षिप्त बना सकते हैं। विकृतियों की तरह ही इन स्त्रावों की परिष्कृत स्थिति
किसी को साहसी, दूरदर्शी, प्रसन्नचित्त, सौंदर्य युक्त एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी भी बना सकती हैं। मित्रों, कॉर्ने हेलेन ने के ग्रंथ ऑकल्ट एनाटॉमी में इन प्रवाहहीन ग्रंथियों डक्टलेस ग्लैंड्स की गतिविधियों पर अधिक प्रकाश डाला है और इनके द्वारा मानसिक प्रभाव का विवेचन विश्लेषण करते हुए उनके साथ अध्यात्म शक्तियों का संबंध जोड़ा है। सेंसरी नर्वस से उनका क्या संबंध है, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, यह वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा है कि तनिक सी रासायनिक बूंदें शरीर और मन को जिस आश्चर्यजनक रीत से प्रभावित करती हैं, उनका कोई प्रत्यक्ष भौतिक कारण सिद्ध नहीं होता। इन विस्मयजनक हलचल के पीछे कोई दैवी आधार ही होना चाहिए। पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड्स, थाइमस, एड्रिनल, गोनेट्स, स्प्लीन आदि ग्रंथियों के स्थान, आकार, स्त्राव और उनके कारण होने वाले शरीरगत परिणामों का उल्लेख अब किसी भी शरीर शास्त्र की पुस्तक में विस्तार पूर्वक मिल सकता है। भूतकाल में जो ग्रंथियां खोजी जा चुकी हैं, उनके भीतर वाले अंग प्रत्यंगों के क्रियाकलाप का भी उहापोह आए दिन होता रहता है। कई नई ग्रंथियां खोजी गई हैं और नए स्त्रावों का पता लगाया गया है। इस प्रकार इन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का क्रियाकलाप बताने वाला क्षेत्र विस्तार बराबर बढ़ता ही जाता है। उसकी चर्चा के विस्तृत क्षेत्र में उतरना यहां अभीष्ट न होगा। हमारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि इन ग्रंथियों से स्त्राव निकलते हैं और वे बिना किसी नस नाड़ियों का सहारा लिए सीधे रक्त में मिल जाते हैं। इनकी उद्दीपक शक्ति रक्त के माध्यम से न जाने किस स्थान पर न जाने कैसा विलक्षण प्रभाव छोड़ती है कि शरीर का संतुलन बनता है, बैठता है, कभी कभी आश्चर्यजनक रीत से असंतुलन हो जाता है। मित्रों, मनुष्य का बौना रह जाना, असाधारण लंबाई तक बढ़ जाना, मोटापा, पतलापन, नपुंसकता, अदम्य काम वासना, मंद बुद्धि, बौद्धिक प्रखरता, बहुत खाना, ना के बराबर खाना, गहरी निद्रा, बिना सोए काम करते रहना, किन्हीं रोगों का कारण उठ खड़े होना, किसी अवयव का शिथिल या उत्तेजित रहना जैसा बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला इन हार्मोन स्त्राव के असंतुलन पर निर्भर रहता है। साथियों, इतना बहुत कुछ जान लेने पर भी अभी यह विदित नहीं हो सका कि इन स्त्रावों का न्यूनाधिक या नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। दवा दारू की पहुंच उन तक अत्यंत स्वल्प होती है। सर्जन की छुरी, कैंची और सुई भी इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकी है। छेड़छाड़ करने पर कई बार ऐसी नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जो पूर्व कठिनाई को घटाने की अपेक्षा और उल्टा बढ़ा देती है। जिस प्रकार गुर्दे, फेफड़े आदि के निकम्मे हो जाने पर उनमें से एक हटा देते हैं, यह बात भी इन ग्रंथियों के बारे में नहीं बनती। हाथ पांव कट जाने पर, कुछ पसलियां निकल जाने पर तो जिंदगी की गाड़ी लड़कती रहती है, पर इन ग्रंथियों में से किसी को हटाने का प्रयत्न करना आग में हाथ डालना है। यों सामान्य शारीरिक क्रियाकलाप को देखते हुए इन ग्रंथियों का
कुछ अधिक महत्व नहीं मालूम पड़ता और बढ़े हुए अंतरपुक्ष की तरह विकृत इंद्रोक्राइस को हटाना उचित लगता है, पर यह है बहुत ही खतरनाक। इस संदर्भ में चीर फाड़ के प्रयासों का उत्साह वर्धक परिणाम नहीं निकला है। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक से पृष्ठ 1.37 से आगे पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए, जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए। ओम स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति शांति।